हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जैसे कि इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियोस में हम लोगों ने केमिस्ट्री के डेफिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था, सेकंड वीडियो में नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ये चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला पॉइंट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट, यानी कि पदार्थ का, द्रव्य का गुण धर्म और उसका मापन के बारे में। ठीक है। फिजिकल यानी जितना भी सब्सटेंस है उसको प्रॉपर्टीज़ के आधार पर दो भाग में बांटा गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स जिस चीज़ को हम लोग बाहर से महसूस कर सकें, देख सकें, समझ सकें कि ये ठोस है या फिर इसका कलर क्या है, इसका गंध क्या है, तो ये सब चीज़ क्या हो जाता है, फिजिकल हो जाता है। यानी कि जिसमें किसी भी विशेष प्रकार का परिवर्तन किए बिना, यानी कोई स्पेशल चेंजिंग ना करना पड़े। जैसे क्या है कि आप अगर लकड़ी को काट रहे हैं तो लकड़ी दो भागों में बट सकता है, तो रहेगा वो लकड़ी ही, अभी भी आपको नज़र आएगा वो लकड़ी। लेकिन अगर आप जला देंगे उसको, लकड़ी को, तो फिर वो अब आपको लकड़ी नज़र नहीं आएगा, वो आपको राख नज़र आएगा। तो अगर आपने किसी लकड़ी को काटा तो वो उसमें जो भी चेंजिंग आया वो फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है। और अगर आपने उसका कंबशन करा दिया, दहन करा दिया, उसको आपने जला दिया, तो वो हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग ऐसे गुण जिनमें पदार्थ की पहचान को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सके, जैसे कलर, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑल फिजिकल स्टेट। ऑल फिजिकल स्टेट बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे गुण जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन कर मापा या देखा जा सके, जैसे अम्लता यानी खट्टापन, अल्कलाइन यानी कि क्षारीयता, कड़वापन, सॉल्टी लवणता, है ना, नमकीन, कंबशन, दाह्यता। ठीक है। ये सब हमारा क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट का। किसी भी पदार्थ के गुणधर्म के मात्रात्मक परीक्षण को मापन कहते हैं, यानी जिसका कोई वैल्यू आए। कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आपने एक ईंटा या एक पत्थर या लोहे का कोई टुकड़ा उठाते हैं तो अभी उसमें तो भार है लेकिन उसका मापन नहीं हुआ है, तो उससे उसका गुणधर्म भी पूरा पता नहीं चल सकेगा कि क्या मात्रात्मक उसका वैल्यू है। तो किसी भी चीज़ का जो भी हम लोग मात्रात्मक परीक्षण करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। ठीक है। तो किसी भी पदार्थ को जब हम लोग मापते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, उसके बाद यूनिट लिखते हैं। जैसे 10 kg, 50 मीटर, 100 लीटर, 50 सेंटीमीटर, 12 ग्राम। इस तरह का कोई भी चीज़ जो हम लोग यूज करें तो पहले संख्या बोलते हैं, उसके बाद फिर यूनिट बोलते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में दो प्रकार के मेजरमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। हालांकि और भी बहुत सारे थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना, MKS सिस्टम, है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड। तो यही सारा सिस्टम को दो भाग में, एक इंग्लिश सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम। तो इंग्लिश सिस्टम का मतलब हो गया आपका FPS फुट पाउंड सेकंड। ये जो मेज़रमेंट है इसको आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन के साथ में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए लिमिटेड इसके बारे में बात होती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको दो भाग में बांटा गया। तो सारे सिस्टम को मिला करके एक इंटरनेशनल सिस्टम लाया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, SI सिस्टम। क्या कहते हैं, SI सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI, है ना, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। सन 1960 ईस्वी में भार एवं माप जिसमें यानी कि वेट एंड मेजरमेंट के 11वें सर्व सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पास एट मेजर्स CGPM में SI यूनिट को स्वीकृति प्रदान किया गया। यानी कि 10 बार इससे पहले जो है यूनिट और भार के बारे में मीटिंग हो चुकी थी, बट 11वें मीटिंग में जाकर के इसको फाइनलाइज किया गया कि इन सारे यूनिट्स को मिला करके एक इंटरनेशनल यूनिट लाया जाए। ठीक है। तो इसको कब किया गया, 1960 में स्वीकृति प्रदान किया गया, यानी कि आज से लगभग 41 साल पहले। उससे पहले क्या था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम चलता था। तो बिजनेस में, व्यापार में, है ना, लेन देन में जो भी था वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता था
इसलिए ऐसा किया गया। CGPM का गठन 1875 ईस्वी में पेरिस में किया गया था। SI सिस्टम के अंतर्गत 7 आधार मात्रक यानी कि 7 बेसिक यूनिट तथा 2 पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट दिया गया है। कुछ भौतिक राशि जैसे गति, आयतन, घनत्व आदि को आधारी मात्रक से इनके मात्रकों को प्राप्त किया जाता है, जैसे फोर्स है ना, वर्क, मोशन, वॉल्यूम। तो ये सब क्या हो गया हमारा ड्राइव यूनिट्स हो गए, यानी कि इसको बेसिक यूनिट से ही प्राप्त किया जाएगा। चलिए बेस फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं हम लोग। जैसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल फॉर एसआई यूनिट। लेंथ के लिए क्या है एल, इसका एसआई नेम क्या हो गया मीटर, यूनिट क्या हो गया इसका एसआई यूनिट स्मॉल एम। मास के लिए हम लोग स्मॉल एम लेते हैं सिंबल, बट इसका एसआई यूनिट का नाम क्या हो जाता है किलोग्राम और सिंबल क्या हो जाएगा केजी। टाइम के लिए टी, सेकंड एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग सिंबल क्या लेते हैं आई, नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या लेते हैं एम्पियर, उसका सिंबल क्या लेते हैं हम लोग कैपिटल ए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के लिए टी, एसआई यूनिट केल्विन। बहुत कोई क्या कहता है सोचता है कि डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस इसका एसआई यूनिट नहीं है, किसका टेम्परेचर का। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है केल्विन, सिंबल के। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, इसका ऐसा सिंबल क्या होता है आई न्यू, और नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या हो जाएगा कैंडेला, सिंबल क्या हो जाएगा सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1970 में इसको ऐड किया गया है, सिंबल एन, नेम ऑफ एसआई यूनिट मोल, सिंबल फॉर एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मोल। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जैसे कोई भी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है, उसमें जो उसके सर्किल से उसके केंद्र पर जो एंगल बनेगा है ना, कोई दो त्रिज्या के बीच में, उसको हम लोग क्या कहेंगे प्लेन एंगल। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है रेडियन, सिंबल आर ए डी। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे कोई स्फीयर है जैसे गेंद है ना, तो गेंद का बाह्य सरफेस से उसके केंद्र पर या फिर गेंद के केंद्र पर दो त्रिज्याओं के बीच में, गेंद के केंद्र पर दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा शंकु आकार होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे तरबूज ले लीजिए, यानी कोई भी स्फेरिकल चीज़, ठीक है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा एस आर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। जैसे हम क्या करते हैं, देखिए किलोमीटर हमारा तो एसआई यूनिट नहीं है, मीटर हमारा एसआई यूनिट है, तो फिर किलो क्या है सेंटीमीटर, मीटर एसआई यूनिट है, तो सेंटी क्या है डेसीमीटर, डेसी क्या है ना, या फिर हम बोलते हैं पिकोमीटर है ना, गीगामीटर, मेगामीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, इन सब टर्मों का हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो सेंटी, डेसी, किलो, मिली, माइक्रो, पिको, नैनो, ये जो यूज करते हैं हम लोग किसी भी एसआई यूनिट के नाम के पहले सफिक्स के फॉर्म में या प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाता है हमारा मल्टीपल कहलाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे मल्टीपल क्या है 10⁻⁻24 तो उसका एक्टो। उसी तरह से आगे बढ़िए पिको का देखिए 10⁻⁻12, फेम्टो का 10⁻15, सिंबल स्मॉल ई ऑफ पिको का सिंबल स्मॉल पी, 10⁻⁹ हुआ तो नैनो, सिंबल क्या हो गया स्मॉल एन, 10⁻⁶ हुआ तो माइक्रो, सिंबल क्या हो गया म्यू। इस तरह से देखिए मिली का वैल्यू देखिए, सेंटी का, डेसी का, डेका, हेक्टर है ना। तो इस तरह से हम लोग जितना भी ये सब चीज़ देखते हैं ये हमारा क्या है प्रीफिक्स है जो एसआई सिस्टम में यूज किया जाता है, और इनका जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। तो आप कम ज़्यादा नहीं तो फिर भी फेम्टो से लेकर के मेगा तक, गीगा तक अच्छे से याद रखेंगे। आपको इसका ज़रूरत न्यूमेरिकल्स में और अदर कोई भी कैलकुलेशन हो, किसी भी मेजरमेंट में कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, और न्यूमेरिकल में तो आपको जनरली ज़रूरत पड़ता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। और एक एडिशनल मल्टीपल है 10⁻⁻10, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सम कॉमन एसआई ड्राइव यूनिट्स, यानी कि कॉमन जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं अपने अगल बगल में, जैसे एरिया है
तो उसका मीटर स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब हो गया, है ना, स्पीड का मीटर पर सेकंड हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कैसे वो ड्राइव होता है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या है, जैसे कि एक्सेलरेशन का तो डिस्टेंस चेंज पर यूनिट टाइम। फोर्स का क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका यूनिट हम लोग न्यूटन भी ले सकते हैं। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मास का क्या हो गया केजी, एक्सेलरेशन का क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। उसी से प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट क्या हो गया पास्कल। सिंबल क्या हो गया पीए। और अगर हम ऐसा यूनिट में लेके आएंगे तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस तरह से एनर्जी या वर्क का दिया हुआ, पावर का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट का दिया हुआ, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का दिया हुआ ओम, है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है साइकिल पर सेकेंड यानी कि हर्ट्ज पर सेकेंड इसको हम लोग कहते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मास एंड वेट। ठीक है, तो मास एंड वेट क्या है। मास एंड वेट को जनरली लोग एक ही चीज़ समझते हैं और बहुत जगह समझा भी जाता है, लेकिन है दोनों में अंतर। ठीक है, तो मास क्या है, किसी भी पदार्थ का क्वांटिटी है। आप यूँ समझ लीजिए किसी पदार्थ में जितना भी एटम्स है ना, या मोलिकुल्स या आयंस है, उसका जो एटॉमिक मास है उसके बेस पर उसका वो मास हो गया। ठीक, लेकिन वेट क्या है, तो वेट है उस सब्सटेंस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका जो मान होता है वही उसका भार होता है। तो किसी भी चीज का द्रव्यमान जब तक उस पदार्थ में किसी प्रकार का कमी या अधिकता न किया जाए वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर पदार्थ में चेंज किए बिना गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम कम या ज़्यादा करेंगे तभी उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी में यदि x है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है x/6, अर्थात चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 1/6 है। अगर आप यहाँ पर कोई भी 60 kg का चीज़ ले लेते हैं तो उसी चीज़ का भार चंद्रमा पर 10 kg हो जाएगा, जबकि उस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि उसके जो मास है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन भार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से हो गया। तो मास क्या हो गया, किसी भी द्रव्य की मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं, यह हमेशा अपरिवर्तित रहता है। वेट किसी भी पदार्थ पर पृथ्वी द्वारा लगे गुरुत्व बल के मान को भार कहते हैं। ये गुरुत्व बल के परिवर्तित होने पर ही परिवर्तित हो जाता है। यानी कि गुरुत्व बल का मान परिवर्तित होगा तो ये परिवर्तित हो जाएगा। अब वॉल्यूम तो आप जानते ही हैं, किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, मगर प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं, मीटर क्यूब के स्थान पर सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, लीटर, इन सभी का उपयोग करते हैं। जैसे कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 1 डेसीमीटर क्यूब, अर्थात 10⁻³ मीटर क्यूब। ये 1 लीटर का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का डेंसिटी उस पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, अर्थात कि उसका जो भी इकाई आयतन होगा, जो यूनिट वॉल्यूम है, उसमें उसका कितना मास है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। इसलिए डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, परंतु हम लोग क्या करते हैं रसायन विज्ञान में केजी पर मीटर क्यूब के स्थान पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेम्परेचर, है ना। ताप को मापने के लिए सामान्य तौर पर 3 मेजरमेंट स्केल का यूज किया था। उसमें से क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इनमें से केल्विन आपका ऐसा यूनिट है। ठीक है,
केल्विन एक ऐसा है जो कभी जिसमें यानी कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर माइनस केल्विन में मेजरमेंट नहीं होता है, जबकि माइनस डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको एक कॉमन और ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोनों आपस में यहाँ पर बराबर हो जाता है, जबकि दोनों का परास अलग अलग है। जैसे केल्विन का परास क्या है, 273.15 केल्विन से लेकर के 373.15 केल्विन होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन है। ये जो 273.15 केल्विन है ये क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 373.15 केल्विन जो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये वाटर के आधार पर ये रेंज लिया गया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि 373.15 तक ही जा सकता है केल्विन का वैल्यू, 500, 1000, 10,000, 20,000 तक में भी जा सकता है, लेकिन 273 से नीचे नहीं जाएगा, यानी कि माइनस में नहीं जाएगा। 273 के नीचे जाएगा लेकिन माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि 273.15 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर माइनस में 273 डिग्री, अगर माइनस में लेकर के जाएंगे केल्विन को तो 273 डिग्री तक चला जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। 0 डिग्री सेल्सियस का साधारण तापमापी परास 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है, जो जल का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। और डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर किसी चीज़ का मान क्या है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं क्या हो जाए, 40 हो जाए, तो 40 बढ़ा देंगे डिग्री सेल्सियस के स्थान पर, तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 और 9 72 हो जाएगा, और 32 कितना हो जाएगा, 104 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात आपको कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो हम लोग जो अपना फीवर वगैरह मेज़र करते हैं तो वो मोस्टली डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। और अगर किसी का डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया हुआ रहे और डिग्री सेल्सियस में निकालना हो, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 कर देंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मान लिया अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है, इसके जगह पर 30 बैठा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 303.15 केल्विन। और अगर किसी का केल्विन में वैल्यू दिया हुआ है तो उसको डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो केल्विन में जो वैल्यू दिया हुआ है उस टोटल वैल्यू को मैं 273.15 को माइनस कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ लिख दिया हूँ कि नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल। ठीक है, अब यह है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसको मैं बोर्ड में कैलकुलेटेड करके भी दिखाऊंगा, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनके सारी चीज़ों को मैं बोर्ड में आपको समझाऊंगा। ये PDF के द्वारा समझना पूरा पॉसिबल नहीं है। थैंक यू ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आया है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा ज़रूर। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। गुड बाय।